नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एमसीक्यू पर। क्या आप भी एग्जाम हॉल में ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? स्टूडेंट्स इसी कश्मकश में उलझ जाते हैं कि सही अनुच्छेद कौन सा था या वो संविधान संशोधन आखिर किस साल हुआ था। सच तो ये है कि भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी सिर्फ रटने का विषय नहीं है, इसे गहराई से समझना पड़ता है। इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी की एक स्पेशल सीरीज, जहां हम संविधान के हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसएससी में पूछे जाने वाले सबसे ट्रिकी एमसीक्यूज मिलेंगे और खास बात, हर सवाल के साथ मिलेगी पूरी व्याख्या, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और रटने का डर खत्म हो। तो अगर आप भी पॉलिटी में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें टारगेट एमसीक्यू। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से किस पदाधिकारी की शपथ का प्रारूप नहीं है? विकल्प हैं ए केंद्रीय मंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी भारत के राष्ट्रपति या डी संसद सदस्य। इसका सही उत्तर है सी, भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति क्यों नहीं? उनकी शपथ तो सबसे जरूरी होती है। बिल्कुल, और इसीलिए उनकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं बल्कि सीधे अनुच्छेद 60 में दिया गया है। उनके पद की गरिमा और जिम्मेदारियों को देखते हुए एक अलग से अनुच्छेद है। मतलब सिर्फ राष्ट्रपति? नहीं, राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, जिनका जिक्र अनुच्छेद 69 में है, और राज्यपाल अनुच्छेद 159 में। इनकी शपथ भी संबंधित अनुच्छेदों में ही है, तीसरी अनुसूची में नहीं। समझ गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या डी चौथी। इसका जवाब है बी, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची। जी, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, जजों, इन सब के वेतन भत्ते का वर्णन है। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। वो क्या? पहले पैसा यानी दूसरी अनुसूची और फिर शपथ यानी तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? ए दलबदल कानून, बी पंचायती राज, सी राज्यसभा में सीटों का आवंटन या डी भाषाओं की सूची। इसका सही जवाब है सी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मतलब कौन से राज्य से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे, ये चौथी अनुसूची तय करती है। एकदम सही। यह अनुसूची तय करती है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे। यह भारत के संघीय ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब एक और दिलचस्प सवाल, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का निर्माण करना हो तो किस अनुसूची में संशोधन अवश्य करना होगा? विकल्प हैं ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी पांचवी। तो अगर कोई नया राज्य बनता है तो सबसे पहले पहली अनुसूची में बदलाव करना ही होगा। तो सही जवाब है ए, पहली अनुसूची। क्यों? क्योंकि पहली अनुसूची में ही तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी लिस्ट है, उनके क्षेत्र का वर्णन है। तो जब भी कोई नया राज्य बनेगा उसका नाम इस लिस्ट में जोड़ना ही पड़ेगा। सही बात है, ये तो लॉजिकल है। अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल, उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए वेतन किस अनुसूची के तहत मिलता है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा। ए दूसरी अनुसूची उपराष्ट्रपति के रूप में, बी दूसरी अनुसूची राज्यसभा सभापति के रूप में, सी पहली अनुसूची या डी वेतन का उल्लेख नहीं है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब है बी, दूसरी अनुसूची, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में। अच्छा, तो उन्हें उपराष्ट्रपति होने का वेतन नहीं मिलता? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्हें उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने का वेतन मिलता है, जिसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। चलिए अब हम अनुसूची 5 और 6 पर आते हैं, जो एसटी क्षेत्रों से जुड़ी हैं। सवाल है, छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य का उल्लेख नहीं है?
और राज्य हैं ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी मिजोरम। इसका उत्तर है बी मणिपुर। मणिपुर। जी। छठी अनुसूची सिर्फ 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। इसे याद रखने का कोई तरीका है? हाँ, एक्रोनिम है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, ये आसान है। अब अगला सवाल, 5वीं और छठी अनुसूची के प्रावधान किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? ए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, बी, पंचायतों की शक्तियों के लिए, सी, अनुसूचित जनजातियों यानी ST के हितों के संरक्षण के लिए, या डी, भूमि अधिग्रहण के लिए। ये तो काफी सीधा है। इसका जवाब है सी, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। मतलब इन दोनों अनुसूचियों का मुख्य लक्ष्य आदिवासियों की संस्कृति, उनकी जमीन और अधिकारों की रक्षा करना है। बिल्कुल, इसीलिए उनके लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल इसी से जुड़ा है। स्वायत्त जिला परिषद यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किस अनुसूची के तहत होता है? ऑप्शंस हैं ए 5वीं, बी 6ठी, सी 8वीं या डी 11वीं। इसका सही जवाब है बी, छठी अनुसूची। ये वही AMTM वाले राज्यों में होता है। जी बिल्कुल, छठी अनुसूची के तहत इन्हीं 4 राज्यों में स्वायत्त जिले बनाए जाते हैं और इन परिषदों को अपने क्षेत्र में अपने मामलों पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां मिलती हैं। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली शक्तियों का खेल है। अनुसूची 7, शक्तियों का बंटवारा। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल है, शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? ए, संघ सूची, बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची या डी, अवशिष्ट सूची? इसका जवाब है सी, समवर्ती सूची। लेकिन जहां तक मुझे याद है, ये हमेशा से इसमें नहीं था। आपने सही पकड़ा। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची में थी, लेकिन 1976 के 42वें संशोधन से इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब अब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल, पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची के विषय हैं? ए, राज्य सूची, बी, संघ सूची, सी, समवर्ती सूची या डी, इनमें से कोई नहीं? ये है ए, राज्य सूची का विषय। इसीलिए हर राज्य की अपनी पुलिस होती है। जी, पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार के ही अधीन होती है। हाँ, दिल्ली पुलिस एक अपवाद है जो केंद्र के अधीन है, पर विषय ये राज्य सूची का ही है। ठीक है, अब एक और अहम विषय, जनगणना किस सूची का विषय है? ए, राज्य सूची, बी, संघ सूची, सी, समवर्ती सूची या डी, नीति आयोग? जनगणना, ये बी, संघ सूची का विषय है। मतलब सिर्फ केंद्र सरकार ही जनगणना करवा सकती है? बिल्कुल, आधिकारिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की है, इसीलिए ये संघ सूची में है। अब एक बहुत ही मौलिक प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियां यानी वो विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, उन पर कानून कौन बनाता है? विकल्प हैं ए, राज्य सरकार, बी, केंद्र सरकार यानी संसद, सी, राष्ट्रपति या डी, सुप्रीम कोर्ट? तो ये अवशिष्ट शक्तियां या रेजिड्यूअरी पावर्स ये जाती हैं बी, केंद्र सरकार के पास यानी संसद के पास। इसका कोई उदाहरण? जैसे जब संविधान बना तब साइबर कानून या स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे विषय थे ही नहीं, तो अनुच्छेद 248 के अनुसार ऐसे सभी नए विषय अपने आप केंद्र के अधिकार में आ जाते हैं। समझ गया। अब एक और सवाल, 7वीं अनुसूची से, वन और वन्यजीव संरक्षण किस सूची में आते हैं? ए, संघ सूची, बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची या डी, अवशिष्ट सूची? ये भी शिक्षा की ही तरह है। इसका जवाब है सी, समवर्ती सूची। तो इसे भी बाद में बदला गया? जी, इसे भी 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण पर केंद्र भी मजबूती से कानून बना सके। बहुत बढ़िया। अब हम भारत की विविधता के प्रतीक यानी भाषाओं पर आते हैं। अनुसूची 8। जी। सवाल है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? ए 14, बी 18,
सी 22 या डी 24? शुरुआत में इसमें थी ए 14 भाषाएं। और अब 22 है? बिल्कुल। बाद में संशोधनों के जरिए 8 और भाषाएं जोड़ी गईं और अब कुल 22 है। इसी से जुड़ा अगला सवाल, निम्न में से कौन सी भाषा अब भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए सिंधी, बी अंग्रेजी, सी नेपाली, डी संस्कृत। ये सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। इसका जवाब है बी अंग्रेजी। अंग्रेजी? लेकिन ये तो हमारी ऑफिशियल भाषाओं में से एक है। लेकिन ये संविधान की 8वीं अनुसूची की उन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ये एक सहायक आधिकारिक भाषा है, पर उस लिस्ट में नहीं है। अगला सवाल संशोधनों पर है। किस संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ए 21वां, बी 71वां, सी 92वां या डी 86वां? इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वें संशोधन 2003 द्वारा। इन्हें याद रखने का कोई तरीका है? हाँ, 21वें से सिंधी जुड़ी, जी। 71वें से नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वें से BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नमक और BDMS, ये तो काफी काम की ट्रिक्स हैं। तो फिर अगला सवाल तो आसान हो गया। सिंधी भाषा को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? विकल्प हैं ए 21वां संशोधन 1967, बी 71वां संशोधन 1992, सी 92वां संशोधन 2003 और डी प्रथम संशोधन 1951। जैसा अभी हमने बात की, इसका जवाब है ए 21वां संशोधन 1967। ये 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी? जी, सबसे पहले यही भाषा जोड़ी गई थी। चलिए, अब हम उन अनुसूचियों पर आते हैं जो बाद में जोड़ी गईं और भारतीय राजनीति पर जिनका गहरा असर पड़ा। अनुसूची 9 और 10। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सवाल है, 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? ए 42वें संशोधन द्वारा, बी प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, सी 7वें संशोधन द्वारा या डी मूल संविधान में थी? इसे जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। मतलब संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद ही। क्यों? इसे भूमि सुधार कानूनों को अदालती समीक्षा से बचाने के लिए, मतलब जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए जोड़ा गया था। तो क्या आज भी 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती? अब ऐसा नहीं है। तो अगला सवाल इसी पर है, क्या 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? ऑप्शंस हैं ए नहीं कभी नहीं, बी हाँ 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल कानूनों की, सी हाँ शुरू से सभी कानूनों की या डी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से। इसका सही जवाब है हाँ, 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल कानूनों की। ये तारीख क्यों? क्योंकि ये केशवानंद भारती केस के फैसले की तारीख है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। इसके बाद IR कोयल्हो केस में कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून अगर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसकी समीक्षा हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब आते हैं 10वीं अनुसूची पर। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं या डी 11वीं? ये है सी 10वीं अनुसूची में, जिसे आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए लाया गया था। बिल्कुल, 1985 में 52वें संशोधन के जरिए। ठीक है, तो दल बदल के आधार पर सांसद की अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करता है? विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी चुनाव आयोग, सी सदन का अध्यक्ष सभापति या डी सुप्रीम कोर्ट? इसका निर्णय लेता है सी सदन का अध्यक्ष या सभापति, मतलब लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। जी। हालांकि अब उनके इस निर्णय की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अच्छा, ये भी बदल गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? ए 52वां, बी 61वां, सी 85वां या डी 91वां? जैसा अभी हमने बात की, ये है ए 52वां संशोधन 1985। और 91वें संशोधन ने इसे और सख्त बनाया था, है ना? बिल्कुल। बहुत अच्छे। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, अनुसूची 11 और 12, जो लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाती हैं। सवाल है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित हैं? ए 18, बी 29, सी 22 या डी 97?
पंचायतों के लिए है बी 29 विषय, और नगरपालिकाओं के लिए? उनके लिए 18 है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि गांवों में काम ज्यादा होते हैं, इसलिए 29 विषय, शहरों में 18। ये अच्छी ट्रिक है। अगला सवाल, 11वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 72वां, बी 73वां 1992, सी 74वां 1992 या डी 42वां? 11वीं अनुसूची जो पंचायतों से जुड़ी है, उसे बी 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और 74वां संशोधन नगरपालिकाओं से जुड़ा है। एकदम सही। तो अगला सवाल इसी पर है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ए 29, बी 18, सी 12 या डी 10? जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इसका जवाब है बी 18 विषय। जैसे सड़कें, सफाई, शहरी नियोजन, ये सब जी बिल्कुल। लागू नहीं है। ए राजस्थान, बी नागालैंड, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार? इसका जवाब है बी नागालैंड, ऐसा क्यों? क्योंकि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में उनकी अपनी पारंपरिक जनजातीय परिषदें काम करती हैं, इसलिए वहाँ 73वां संशोधन लागू नहीं होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ विविध और थोड़े और गहरे सवाल देखते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी ब्रिटेन? समवर्ती सूची की अवधारणा हमने ली है सी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला सवाल, यदि कोई विषय राज्य सूची में है तो क्या संसद उस पर कानून बना सकती है? ऑप्शंस हैं ए कभी नहीं, बी हाँ यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे, सी केवल आपातकाल में, और डी बी और सी दोनों? इसका जवाब है डी, बी और सी दोनों। मतलब सामान्य परिस्थितियों में नहीं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद ऐसा कर सकती है। बिल्कुल। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर और अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को यह अधिकार मिल जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या डी किसी में नहीं? इकोनॉमिक प्लानिंग ये है सी समवर्ती सूची का विषय। क्योंकि ये केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। जी। और अब आखिरी सवाल, 10वीं अनुसूची के तहत किसी पार्टी के कितने सदस्यों के टूटने पर उसे विलय माना जाएगा, दल बदल नहीं? ए 13 सदस्य, बी 12 सदस्य, सी 23 सदस्य या डी 100% सदस्य? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसका जवाब है सी 23 सदस्य। पहले ये सीमा कम थी ना? जी, पहले ये सीमा सिर्फ 1/3 थी, लेकिन 91वें संशोधन 2003 ने इसे और सख्त करते हुए 2/3 कर दिया। तो इन 30 सवालों के साथ हमने संविधान की सभी 12 अनुसूचियों का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण किया है।